सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग सैलरी का एमसीक्यू कर रहे हैं। ये पूरा एमसीक्यू नहीं है, ये डिडक्शंस तक है, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस एंड डिडक्शंस, यहां तक जो हमने किया है। इसके बाद जब हम लोग परक्यूजिट्स कंप्लीट कर लेंगे उसका एमसीक्यू हम लोग फिर बाद में करेंगे। परक्यूजिट्स के बाद उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, जहां पर ग्रेचुटी, लीव सैलरी, पेंशन और प्रोविडेंट फंड आएगा, वो उसके बाद कर लेंगे। तो 3 पार्ट में हम लोग ये परक्यूजिट्स ये सैलरी का एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, एमसीक्यू के क्वेश्चन ज्यादा है, एक साथ करेंगे तो बोर्डम आ जाएगी, इसीलिए हम लोग पहले कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा इस कैसे हमने ये एमसीक्यू बनाया ये भी इंपॉर्टेंट है आपको बताना। ये जो पहला पार्ट आप देख रहे हैं एमसीक्यू को, इनकम टैक्स के एमसीक्यू को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक वो एमसीक्यू जो हमने खुद बनाया है और जिससे आपका सैलरी रिवाइज होगा, और एक वो एमसीक्यू जो पहले आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ये वो एमसीक्यू है। और वो एमसीक्यू से आपको अंदाजा भी हो जाएगा आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला एमसीक्यू करते हैं, पहले रिवीजन करते हैं पूरे सैलरी का, जहां पर बेसिक सैलरी, अलाउंसेस एंड डिडक्शंस का रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, income is charged under the head salaries if there exists a contract of employment. True or false? Income is computed for a financial year as per the method of accounting followed by the salaried person. True or false? False. तो आंसर है A, 2. There exists a relationship of employer and employee if a person has a right to direct what and how the work should be done, and the other person is not bound to follow any of the directions. True or false? False. A person has right to direct what and how the work should be done, and the other person is bound to follow both the directions. True or false? True. तो B is the answer. B is the answer. C और D पढ़ने का जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, a person has right to direct what work should be done and the other person is bound to follow that directions. नहीं, यहां पर क्या लिखा हुआ है? पर्सन हैज राइट टू डायरेक्ट व्हाट वर्क शुड बी डन, कौन सा काम करना और आपको वो फॉलो करना है। हाउ इसमें मिसिंग है, तो इसलिए ये कौन सा रिलेशनशिप है? यहां पर व्हाट एंड हाउ है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आ गया। यहां पर प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप है, करेक्ट, ये प्रिंसिपल एंड एजेंट का है। ये कौन सा रिलेशनशिप है? ए वाला, ए पर्सन हैज राइट टू डायरेक्ट व्हाट एंड हाउ द वर्क शुड बी डन एंड द अदर पर्सन इज नॉट बाउंड टू फॉलो एनी ऑफ द डायरेक्शंस। ये कौन सा रिलेशनशिप है? ए में। मैं किसी को कहता हूं आपको ये काम करना और ऐसे करना और वो नहीं फॉलो करता है, तो कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है? कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये तो स्ट्रेंजर है। तो हमारा आंसर इस केस में बी आएगा, करेक्ट। क्वेश्चन 3, इनकम अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस इज चार्ज ईदर अंडर द हेड बिजनेस और अदर सोर्सेस। बताइए ट्रू और फॉल्स। अच्छा मैं आपको एक बार दिखलाता हूं, रुकिए, मैंने आपको एक बार हिंट भी दिया ना अभी। ये देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसी से आपको याद भी रखना पड़ेगा, वेयर देयर एग्जिस्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट या फॉर सर्विस। तो ये फॉर सर्विस है तो प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप है, पीजीपी पे मिल जाएगा, तो ऐसा भी याद रहेगा आपको। तो ये ट्रू है। इनकम अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस इज चार्ज अंडर द हेड सैलरीज, ये भी ट्रू है, बोथ ट्रू। Salary of managing director is charged under the head salaries. True or false? True. So managing director becomes the employee of the company. Salary of Prime Minister of India is charged under the head salaries. True or false? False. किस हेड में जाएगा?
किस साइड में जाएगा? अदर सोर्सेस में, अदर सोर्सेस में जाएगा। और क्या प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक। तो ट्रू एंड फॉल्स ए आंसर है। Salary is computed for financial year either on accrual basis or receipt basis, whichever matures earlier. True or false? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, सोच समझ के। फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्यों फॉल्स है? क्योंकि यहां अक्रूवल लिखा हुआ है, ड्यू होना चाहिए, ड्यू होना चाहिए। बोनस इज टैक्सेबल ऑलवेज ऑन रिसीट बेसिस इवन इफ फॉलन ड्यू। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। तो फॉल्स ट्रू बी आंसर है। Which of the following salaries is taxable only on receipt basis? एडवांस सैलरी बताइए, रिसीट बेसिस पे ही टैक्सेबल होता है? यस और नो? यस। सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड? यस। एरियर्स ऑफ सैलरी इफ सैलरी इज इंक्रीज विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? ये भी यस। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। सैलरी फॉलन ड्यू even was not received for last 12 years, since salary was disputed in court, is taxable in that financial year in which it has fallen due. True. एक मिनट होल्ड कीजिए। सेकेंड, इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, ये टैक्सेबल क्यों हो जा रहा है? सैलरी फॉलन ड्यू इवन अगर ड्यू हो चुका 12 साल तक आपको नहीं मिलता, कई सालों तक मिलता, फिर भी ये टैक्सेबल है जब ड्यू हुआ है, क्योंकि सैलरी इज टैक्सेबल इधर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसीट बेसिस व्हिचएवर मैच्योर्स अर्लियर। ड्यू के कारण ये टैक्सेबल हो गया। In a particular financial year, salary of more than 12 months can be taxable if there is a case of advance salary. True or false? True. Both true. Both true. C is the answer. Which of the following is the feature of allowances? It is fixed. Feature है या नहीं है? Allowances हमेशा fixed होता है, yes or no? Yes. It is given in cash, yes or no? Yes. It is given for a particular purpose, किसी खास पर्पस के लिए दिया जाता है, yes or no? Yes. So all are the features of allowances. Examine the following case. Medical allowance is fully taxable. True or false? True. Entertainment allowance given to government employees for official purpose is fully exempt. True or false? False. एंटरटेनमेंट अलाउंस हमेशा हमेशा फुल्ली टैक्सेबल है, उसका डिडक्शन मिलता है, डिडक्शन एग्जाम्पशन नहीं मिलता है, डिडक्शन मिलता है। Meal allowance is exempt if full amount is spent on meal during office time at office. False. Meal allowance is fully taxable. Meal allowance is fully taxable. Non-practicing allowance is a kind of compensation given for leaving the practice. True or false? True. False, true. B is the answer. Uniform allowance is exempt if amount received is spent on uniform. True. Conveyance allowance is exempt if amount received is spent on conveyance. This is also true. Both true. Match the following. Transfer allowance. बताइए, fully taxable, fully exempt, amount spent is exempt, amount as specified in rules is exempt. बताइए, ट्रांसफर अलाउंस, अमाउंट स्पेंड इज एग्जेम्प्ट। थर्ड डक्ट में आएगा। स्पेशल अलाउंस पार्ट 1 थर्ड डक्ट। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस
थर्ड एक्ट में तो है सॉरी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस स्पेशल अलाउंस है, पार्ट 2 में है, लेकिन वो जो एग्जाम्पशन है वो सिर्फ ब्लाइंड ऑर्थोपेडिक एक्सट्रीमिटीज एट द लोअर एब्डोमेन और एक है डम एंड डेफ, बाकी नॉर्मल पर्सन के लिए तो नहीं है। अगर कुछ नहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो उसको नॉर्मल पर्सन ही मानिए, अच्छा नहीं लगता उसको ब्लाइंड माने आप। करेक्ट है? तो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, ए। करेक्ट। एजुकेशन अलाउंस फॉर ग्रैंड चाइल्ड, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। पेंशन टू यूएनओ एम्प्लॉइज, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है। तो आंसर आएगा CAAB। लेकिन अगर मैं ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर डम एंड डेफ कर दूं तब अमाउंट एज स्पेसिफाइड इन रूल्स विल बी एग्जेप्ट। करेक्ट है? लेकिन फिलहाल ये कुछ नहीं लिखा हुआ है तो CAAB, इसमें ये ऑप्शन है नहीं, ये ऑप्शन हम लोग लिख देंगे और मान लीजिए ये ऑप्शन हम लोग यहां चेंज कर देते हैं, ए में चेंज कर देते हैं, ए आंसर हो जाएगा। करेक्ट है? Which of the following is the feature of outstation allowance? It is given by that employer who is running a transport system. बताइए, ट्रू एंड फॉल्स? True. It is given to that employee who needs to go outside the city limits of its residence to run that transport conveyance. True or false? True. It is given for food, lodging and boarding outside the city limits. ये मैं लिख दूंगा, ये भी ट्रू है। तो ऑल ऑफ द अबव, मैच द फॉलोइंग। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बताइए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस डी, अप टू ₹100 per month is exempt, maximum 2 child. Hostel allowance C, up to ₹300 per month is exempt, maximum 2 child. Outstation allowance, outstation allowance B है, 70% of allowance और ₹10,000 per month, whichever is lower is exempt. B है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू ब्लाइंड पर्सन, ये ए हो जाएगा। तो DCBA, ये भी ऑप्शन में ये रहा, ये वाला एक ऑप्शन में है, DCBA। बी इज द आंसर। करेक्ट? रिवाइज हो रहा है। Examine the following case. Dearness allowance is a part of superannuation salary or retirement benefit salary if added to basic salary for computation of retirement benefits. True or false? True. Face commission is a part of a superannuation salary. False. कौन सा कमीशन पार्ट ऑफ सुपरएनुएशन सैलरी होता है? कौन सा कमीशन? जो सेल्स टर्नओवर के बेसिस पे एम्प्लॉय अचीव करता है और उसको परसेंटेज के बेसिस पे कमीशन मिलता है। सुपरएनुएशन सैलरी इज कंप्यूटेड ऑन ड्यू बेसिस। अलाउंसेस आर पार्ट ऑफ सुपरएनुएशन सैलरी। फॉल्स। अलाउंसेस सुपरएनुएशन सैलरी का पार्ट नहीं होता। सुपरएनुएशन सैलरी में बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन ब्रैकेट प्लस कमीशन कंडीशंस इफ। तो अलाउंसेस में सिर्फ एक है डियरनेस अलाउंस, वो भी कंडीशनल है। तो ट्रू फॉल्स, ए इज द आंसर। Examine the following case. Place of residence is Delhi and place of work is Noida. Maximum HRA exemption allowed is 40% of salary. बताइए true and false? False. आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के हिसाब से कैलकुलेशन होगा, जहां आप काम करते हैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन नहीं होगा। 50%. HRA exemption is allowed even if rent is paid to relatives. True or false? तो हमने तो यहां तक कर लिया था, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को रेंट देते हैं तो क्या HRA का एग्जेम्पशन मिलेगा? यस मिलेगा। फॉल्स। हम लोग एक सेक्शन करेंगे आपके साथ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U में, जहां पर हम लोग कहेंगे कि आप अगर अपने स्पाउस को, माइनर चाइल्ड को, HUF को जिसके आप मेंबर है उनको आप रेंट देते हैं तो हम रेंट का डिडक्शन नहीं देंगे, रेंट का डिडक्शन नहीं देंगे। लेकिन HRA में ऐसा कोई भी कंडीशन उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा नहीं है जैसे वो डिडक्शन में उन्होंने लिखा हुआ है। करेक्ट है?
क्वेश्चन 18। अब देखिए, आप सोच के देखिए कितना ज्यादा ये इनकम टैक्स आप यूं कहें कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि सेम रेंट का जब एग्जाम्पशन आ रहा है तो आप किसी को भी दें, लेकिन जब रेंट का डिडक्शन आ रहा है तो हम लिमिट कंडीशन लगा रहे हैं। तो आपको एग्जाम के टाइम में और सही वक्त पे क्लाइंट के सामने आपको याद आ जाए, उसके लिए आपको तो याद करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है। Entertainment allowance is always taxable in the hands of employee, whether government employee or private employee. True or false? एंटरटेनमेंट अलाउंस को तो डिलीट ही कर देना चाहिए, स्टैंडर्ड अलाउंस के साथ, स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ क्लब करके खत्म करें। डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अलाउड टू ए मैक्सिमम ऑफ 5,000। ट्रू है कशिश? फॉल्स कैसे है? 3 लिमिट करते हैं ना, मैक्सिमम, एक्चुअल और फॉर्मूला। मैक्सिमम है 5,000, तो 5,000 से ज्यादा का डिडक्शन मिल ही नहीं सकता। हाँ, जितना मिल रहा है उससे कम भी नहीं हो सकता, लेकिन एक लिमिट मैक्सिमम की तो ये है ही, तो ये भी ट्रू। या फिर इसको चेंज करें, मैक्सिमम कैन बी दिस दिस दिस। नहीं, ठीक है, मैक्सिमम ट्रू, बोथ ट्रू। प्रोफेशनल टैक्स इज लेवाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन द एम्प्लॉई whose deduction is allowed। एक मिनट, प्रोफेशनल टैक्स इज लेवाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, इसके बाद फुल स्टॉप, फिर लिख देंगे इट्स डिडक्शन इज अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस। ये लिख दूंगा, प्रोफेशनल टैक्स इज लेवाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन द एम्प्लॉई, फुल स्टॉप, इट्स डिडक्शन इज अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस। ट्रू और फॉल्स? ये फुल स्टॉप तक तो सही है, प्रोफेशनल टैक्स इज लेवाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन द एम्प्लॉय, लेकिन इसका डिडक्शन कब मिलता है? ऑन पेड बेसिस मिलता है, इसीलिए फॉल्स किया है। प्रोफेशनल टैक्स इफ रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर, देन इट इज फर्स्ट एडेड टू ग्रॉस सैलरी एंड देन इट्स डिडक्शन इज अलाउड। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। फर्स्ट ट्रू, यस। तो हमारा रिवीजन हो गया, ठीक है। अब जो पास्ट में जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो करते हैं आपके साथ। Which of the following income is taxable under the head income from salary? Salary received by a partner from firm, salary received by a member of parliament, salary of a government officer, none of the above। बताइए कौन सी इनकम सैलरी में जाके टैक्सेबल होगी? सी। डी कैसे करें अमित जी? ये वाली इनकम सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म किस हेड की इनकम है? किस हेड की इनकम है? पीजीबीपी की, क्योंकि पीजीबीपी के सेक्शन 28 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, नहीं लिखा होता तो अदर सोर्सेस में चला जाता। सैलरी रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट, ये किस हेड की इनकम है? अदर सोर्सेस की, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, एमएलएज, एमपीज, ये सब अदर सोर्सेस में जाता है। सैलरी ऑफ ए गवर्नमेंट ऑफिसर, याद रखिएगा ये एमपी एमएलए के बारे में बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट ऑफिसर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। वो तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं, ये कहां जाएगा? सैलरीज में जाएगा। तो सी इज द आंसर, करेक्ट। Pankaj joined service on 1st April 2019 in the grade of 15,1000, ये हटा देता हूं ब्रैकेट, डैश 18,000 डैश 2,000, फिर ब्रैकेट आ गया, फिर डैश 26,000। इतना ग्रेड बनाने की क्या जरूरत है? He shall be paying tax for the year ended on 31st March 2020 on the total salary of, बताइए। मैं एक बार ग्रेड फिर से लिख देता हूं, ये बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का ग्रेड लिखा हुआ है, इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। 15,000, फिर यहां पर 1,000, फिर यहां 18,000, फिर यहां 2,000, फिर यहां 26,000, करेक्ट है? इसको हम चेंज करते हैं, रुकिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, ताकि वो वाला कॉन्सेप्ट किसी ने पूछा नहीं है, बाई चांस एग्जाम में आ जाए तो कौन जवाब दे देगा। हम लोग इसमें लिखते हैं, ही जॉइंस, पंकज जॉइन सर्विस ऑन 1st April 2019 द ग्रेड ऑफ दिस,
His joining salary is 20,000. मैं ये लिख देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया। ग्रेड तो यही है 15,000, 1,000 डैश 18,000 डैश 2,000 डैश 26,000, लेकिन जब वो ज्वाइन कर रहा है तो ही इज ज्वाइनिंग एट द सैलरी ऑफ 20,000, करेक्ट है। अब 2,40,000 बी आंसर आ जाएगा, बहुत जल्दी निकाल लिया आप लोगों ने। 1 अप्रैल 2019 में इसकी ज्वाइनिंग सैलरी कितनी है? 20,000 है। 1 अप्रैल 20 से इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 22,000 हो जाएगी। और ये फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 है, यानी कि 1920 के लिए 20,000 टू 12, 2,40,000। एक्सीलेंट है, लेकिन हम चाह रहे हैं इसको 2021 कर दें, 2021 कर दें। अगर मैं 2021 कर देता हूं तो इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 22,000 इंटू 12, 22,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा फिर? 22,000 इंटू 12 2,64,000। तो ये आंसर सी कर देंगे हम लोग, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन 3 में आते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन लोन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर इज 80 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन, टैक्सेबल एजुकेशन लोन विल बी, बताइए। $960, तो 80 नील नील, सॉरी 80 का एग्जाम्शन मिल गया, ये एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। 80 इंटू 12 960, करेक्ट है। Chandan, a handicapped employee, received 15,000 per month as transport allowance from his employer. His handicapped employee, इसमें हम लोग को आगे लिखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में उन्होंने लिखा नहीं है। लोअर एक्सट्रीमिटीज, पैरों में प्रॉब्लम है। His actual expenditure on transport allowance is 1,000 per month. The amount of transport allowance taxable under the head income from salaries will be, बताइए। नील 1,500 मिल रहा है, इसको मैं क्या करूंगा? इसको मैं लिखूंगा 3,200, थोड़ा सा क्वेश्चन को ठीक अच्छा करता है, 3,200। और मैं खर्चा लिखूंगा 1,000, ठीक है। नहीं, खर्चा लिखूंगा 1,200। देखिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी देता हूं कैसे हम लोग बनाते हैं एमसीक्यू, और स्टूडेंट्स को कैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि वो गलत कर जाए। थोड़ा सा भी अगर उसने ठीक से तैयारी नहीं की तो गलत कर जाएगा। मैंने इसको 1,200 कर दिया, ठीक है। यहाँ 3,200, यहाँ 1,200। अब 3,200 माइनस 1,200 को माइनस करना चुटकियों में हो जाएगा। मैं 1,000 करूंगा तो हो सकता सोचेगा, 1,200 में राउंड फिगर में होलसेल में आ जाएगा। 2,000 इंटू 12 करने की कोशिश करेगा वो, और इसमें एक ऑप्शन में डाल दूंगा 24,000 की भी। और वो जल्दी में अच्छी तैयारी नहीं होगा तो तुरंत माइनस करके इतना ये आंसर सही पुट कर देगा। लेकिन आज जिन्होंने अच्छी तैयारी की है उसको पता है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर डम, डेफ, ब्लाइंड या लोअर एक्सट्रीमिटीज वाले को मिलता है तो खर्चे के ऊपर एग्जाम्शन डिपेंड नहीं करता। जितना रूल में लिखा हुआ उतना एग्जाम्शन है। रूल में कितना लिखा हुआ? 3,200, तो 3,200 एग्जाम हो जाएगा, तो टैक्सेबल हो जाएगा नील। आया? चलिए। Raman purchased a residential house property in Ahmedabad on a loan for which he paid interest of 50,000 during the previous year. He is working in Delhi and getting a HRA of 4,000 per month. He can claim exemption / deduction for only HRA, only interest paid, either interest paid or HRA, but not both HRA and interest paid. बताइए, दोनों का मिलेगा इंटरेस्ट? अच्छा एक बात बताइए, Raman purchased a residential house property in Ahmedabad on loan for which he paid an interest of rupees 50,000, correct? During the previous year, he is working in Delhi and getting a HRA of 4,000 per month. He can claim exemption of deduction. इसमें पूरी तरह से इन्होंने ठीक से लिखा नहीं है। मैंने लोन लिया है घर खरीदने के लिए, अब मैं जो
इंटरेस्ट दे रहा हूं, ये सेक्शन 24 में चला जाएगा, मुझे इसका डिडक्शन मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं जब अब इस क्वेश्चन से मैं क्या समझू, वो लोन लेके क्या अपने घर में रह रहा है या किराए के मकान में रह रहा है, दिस इज नॉट क्लियर। बताइए, अच्छा क्वेश्चन बनाया है इसमें। रेंटेड में रह रहा है, कैसे पता लगाया राजेश जी रेंटेड में रह रहा है? कैसे? डिफरेंट सिटीज, एक्सीलेंट है, आप लोग बहुत ज्यादा तेज हैं, जबरदस्त हैं आप लोग। एक दिल्ली है, दूसरा अहमदाबाद है। तो अहमदाबाद में घर खरीदा है, दिल्ली में नौकरी कर रहा है, तो दिल्ली में किराए के मकान में रह रहा होगा और रेंट दे रहा होगा, तो बोथ HRA इंटरेस्ट पेड। और देखिए इसमें इनकम टैक्स का तो कोई एंगल था नहीं, अब इसको कॉमन सेंस लगाना है, भैया रेंट दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। चलिए, Arun, a resident of Meerut, received 38,000 per annum as basic salary. In addition, he gets 12,000 per annum as dearness allowance, which does not form part of basic salary. 5% commission on turnover achieved by employee. Turnover achieved by him during the relevant previous is 1,60,000. इसको मैं ठीक करूँगा, 1,60,000 है, 1,60,000 and 7,000 per annum as house rent allowance. He however pays 8,000 per annum as house rent. The quantum of house rent allowance is exempt from tax is this. आपको मैं निकालना है, मैं पॉज कर रहा हूं। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। सास है कितना? बेसिक सैलरी है 38,000 और 12,000 पर एनम है डिनर विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, ओके। कमीशन है 5% ऑफ 160, कितना होगा 5% ऑफ 160? 8,000, तो ये आ जाएगा 46,000, करेक्ट है? अब हमें निकालना है मैक्सिमम, कहां रह रहा है? मेरठ में रह रहा है, तो 46,000 का 40% कितना आता है? 46,000 का 40% 18,400। एक्चुअल HRA रिसीव्ड इज 7,000। फॉर्मूला है रेंट पेड कितना है? 8,000 माइनस 10% ऑफ सास, 46,000 का 10% यानी कि 4,600। तो 8,000 माइनस 4,600 कितना आ गया आपका? 3,400। लीस्ट इज एग्जेम्प्ट, तो 3,400 इज एग्जेम्प्ट। तो क्वांटम ऑफ हाउस रेंट अलाउंस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इज 3,400। तो इसका एक आंसर हम लोग इसको 34 नहीं 7,000 को हम 3,400 कर देते हैं, करेक्ट है? हम सी आंसर कर देंगे। अब स्टूडेंट गलती कहां कहां करेगा वो देख लेते हैं। वो 12,000 ऐड करने की कोशिश करेगा, उसको ये सेंटेंस शायद नजर ना आए, तो 8 to 10 ये कितना आ रहा है ये टोटल, फिर ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? अरे राजीव जी ये क्या लिख दिया आपने? 38 प्लस 12 प्लस 8, ये आ जाएगा 58,000 और 8,000 माइनस 58,000, 8,000 माइनस 5,800, 2,200। तो एक ऑप्शन हम लोग 2,200 का भी करेंगे, करेक्ट है? चलिए क्वेश्चन 7 करते हैं। The maximum exemption in respect of transport allowance granted to an employee to meet his expenditure for the purpose of commuting between the place of his residence and the place of his duty shall be। इसमें एक ऑप्शन हम लोग करेंगे नील, तो आंसर नील आएगा। The maximum exemption in respect of transport allowance granted to a blind employee to meet his expenditure this shall be, बताइए। सी आएगा।
Pawan, employed in Magai Limited, was eligible for transport allowance of 2,000 per month to meet his travel expenses from residence to office. He actually incurred 1,200 per month. The amount of travel allowance chargeable to tax as perquisite would be, बताइए कितना टैक्सेबल होगा? नील भी है, एक डी ऑप्शन भी है नील। कितना होगा बताइए? Pawan, employed in, was eligible for transport allowance to meet his travel expenses. तो कितना मिल रहा है? 2,000 मिल रहा है, तो जितना मिल रहा है उतना टैक्सेबल हो जाएगा। 2,000 to 12, 24,000 टैक्सेबल निकालना है ना। The amount of travel allowance chargeable to tax as perquisite क्यों लिखा हुआ है? परक्विजिट तो है ही नहीं, अलाउंस है, ये हटा देंगे। अरे ये ठीक है ना, ए आंसर आएगा, एग्रीड। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ब्लाइंड, डम, डफ ये सब नहीं है, तो जितना मिल रहा उतना टैक्सेबल हो जाएगा। 9, 10। मानव receives 50,000 as basic salary from the government and receives 9,000 by way of entertainment allowance, which is spent in full for official purpose. The amount deductible under section 16 subsection 2 respect of the allowance will be कितना? राजेश जी क्या कर रहे हैं? 5,000 मैक्सिमम तो 5,000 ही है। आखिरी, द अमाउंट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन टू एन, अरे ये गलत आ गया, ये तो परक्विजिट्स का है, तो ये यहां तक कंप्लीट हो गया। तो वी कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट ऑफ सैलरी एमसीक्यू। मुबारक हो, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा, रिवाइज हो गया होगा, एग्जाम के क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह से आते हैं। इन जाने से पहले आपको एक बात बता दें, अगर आप 24 घंटे के अंदर टैक्स याद करते हैं तो आपको आएंगे 100 में, 100 नहीं करते हैं तो अगले 25 घंटे के अंदर टैक्स भूल जाएंगे। मैं मान लूंगा कि आज आपने क्लास अटेंड ही नहीं की और हो सकता है अगले 48 घंटे में आप मुझे भूल जाए। सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, और आपको और आपकी फैमिली को, और अच्छे से मनाएं दिवाली। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू अमित जी, थैंक यू कशिश, थैंक यू हिमांशु, थैंक यू राजेश जी। अब मिलेंगे हम लोग मंडे। थैंक यू। और वीडियो अपलोड मैं आज या कल कर दूंगा।